हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे कैपिटलिज्म एंड ग्लोबलाइजेशन के बीच के लिंकेजेस के बारे में। एंड साथ ही हम देखेंगे लेनिन के बारे में भी हम देखेंगे एंड फ्यूडल सिस्टम के बारे में। तो देखो, सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें तो जो स्ट्रक्चरलिस्ट जो लोग होते हैं ना, उनका देखो हमेशा से मानना रहा है कि जो ग्लोबलाइजेशन है ना, वो काफ़ी हार्मफुल है सोसाइटी के लिए। ओके। एंड जिसमें क्या होता है कि जो पीपल है ना, जो वर्कर्स हैं और सोसाइटी है, उनका एक्सप्लॉइटेशन होता है हमेशा से, उन्होंने ये माना है। एंड देखो, अगर हम मार्क्सिस्ट जैसे लोगों का अगर हम बात करें तो उनका मानना था कैपिटलिज्म में ना, ये एक लीड करता है ग्लोबलाइजेशन को। मतलब जैसे अनरेस्ट, सोसाइटी में अनरेस्ट हो, कन्फ्लिक्ट होता रहे, चैलेंजेस लेके आते हैं, पुअर्टी इनइक्वालिटी बढ़ती है। ओके। उसके बाद लेनिन ने भी एक बात कही है कि इम्पेरियलिज्म है ना, इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म। इम्पेरियलिज्म का मतलब होता है कि मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, किसी कॉलोनी बना ली, मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट होना इम्पेरियलिज्म। जैसे अगर हम देखें तो इंडिया में ना फाइनेंस कैपिटलिज्म आया था, जिसके द्वारा जैसे रेलवे, ये सारी चीज़ें आई थी। पर देखो, ये ना उन लोगों का ही फायदा था इसमें, इनडायरेक्टली डायरेक्टली मतलब देखा जाए तो। कैसे? तो अगर हम देखें तो रेलवे आया, ठीक है ना, इसमें बेनिफिट हुआ, एक तो बेनिफिट हुआ कि उनको एक फिक्स टाइम जो इंटरेस्ट है ना, वो उनको मिलना ही मिलना है। ओके। उसके बाद जो है ना ब्रिटिश ट्रूप्स हैं, उनका आना जाना, मशीन मतलब ये सामान वगैरह आना जाना उनके लिए बेनिफिट था। ओके। बट इस तरीके से बताया जा रहा है जैसे कि जैसे आप कह सकते हैं कि इन्होंने एक रेलवे दे के बहुत बड़ा काम किया है। ओके। तो ऐसा कुछ नहीं है। फ्यूडल सिस्टम में देखें तो देखो, इसमें क्या होता है, जो लैंड होता है ना, मोस्ट प्रीसियस कमोडिटी होती है। जैसे मर्चेंटाइल जो फेज था, उसमें क्या हुआ था कि सिर्फ जो बिजनेस था, ट्रेड था, वो हुआ करता था। पर धीरे धीरे करके ना उन्होंने कॉलोनिज्म बनाना स्टार्ट किया, है ना। एंड साथ ही हम देखें जैसे वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद ब्रिटेन वुड जो सिस्टम आया, जिसमें आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक इस थे। ओके। तो थियोरेटिकल पार्ट देखें तो इट इज सेड दैट कैपिटलिज्म इज मोड ऑफ प्रोडक्ट इज इनहेरिटेडली एक्सपेंशनिस्ट। लेनिन ने अपनी थ्योरी में बताया दैट कि इंपेरियलिज्म सजेस्ट दैट कैपिटलिज्म इन इट्स मोस्ट डेवलप्ड फॉर्म ऑफ बिकम imperialist. Hence, Marxist scholars link present form of globalization with capitalist process of accumulation of capital, and then they believe that there is nothing new in present stage. The world has witnessed different waves of capitalist lead globalization in different era, and present phase of globalization is the strongest phase of globalization because there are multiple factors present to support globalization. And linkages between capitalism and globalization can be understood as that capitalism as a mode of production symbolizes the destruction of feudal mode of production. Feudal mode of production was replaced by the mercantilist phase. Okay. And then mercantilist phase was followed by colonialism. This system was replaced by a wave of decolonization that began in post-World War II era, and subsequently Bretton Woods Conference that created World Bank, IMF, Indian Monetary Fund, and further dominated in international financial system. Okay. In the post-Cold War era, Washington Consensus was developed, under which IMF and World Bank promoted market economy across the world. एंड ओके। एंड जो वॉशिंगटन डीसी मतलब जो वॉशिंगटन कंसेंसस है, आईएमएफ एंड जो अपना वर्ल्ड बैंक है, उनका जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन डीसी में है, तो इसलिए उसको वॉशिंगटन कंसेंसस बोला जाता है। प्रेजेंट फेज में अगर देखा जाए, प्रेजेंट फेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज डोमिनेटेड बाय द वॉशिंगटन कंसेंसस मॉडल। इसके बाद फ्यूचर के बारे में अगर हम देखें कैपिटलिज्म के एंड ग्लोबलाइजेशन के, तो जब भी क्राइसिस आया है ना, तब तक इस पर क्वेश्चन मार्क लगाया गया है कि क्या फ्यूचर होगा अपना कैपिटलिज्म एंड ग्लोबलाइजेशन का। जैसे 1929 से 93 में आया था, ग्रेट इकोनॉमिक क्राइसिस आया था। उसके बाद 1973 एंड 74 में इकोनॉमिक क्राइसिस आया, वॉशिंगटन कंसेंसस जो आया था। उसके बाद देखो 1997 में जो एशियन क्राइसिस आया था, उसके बाद 2018 में फाइनेंशियल मेल्टडाउन भी आया था यूएसए में, है ना। तो पॉल क्रूगमैन उन्होंने बोला है कि देखो
लिक्विडिटी सरप्लस, मतलब जो चाइना में आया था, एंड अमेरिकन, जो अमेरिका में आया था लिक्विडिटी डेप्थ हो गया था उसके पास। तो ये सारी चीज़ें बताया और उन्होंने बोला कि ग्लोबलाइजेशन को ना और बेटर कर सकते हैं हम आगे चल के। पर देखो अगर हम देखें ना, तो बेसिकली मार्क्सिस्ट का भी यही मानना है कि फ्यूचर है ना, जो ग्लोबलाइजेशन है ना और कैपिटलिज्म, इसका कुछ है नहीं, डूम्ड है, क्राइसिस इनएविटेबल। मतलब देखो अगर हम एग्जांपल लें तो है ना, जो सबसे ज़्यादा लगाव रखते हैं ना, मतलब किसी से, और उससे मतलब उससे उम्मीद रखते हैं, उसका कुछ डूबता है, मतलब कोई करियर डूब रहा है, तो उसका बोलते हैं भाई इससे कुछ नहीं हो पाएगा, है ना, ऐसा इस तरीके से बोलते हैं ना, वैसे ही मार्क्सिस्ट एक तरीके से बोलते हैं। तो देखो, this debate begins after eco crisis witnessed by the US in 2008, and which raised question mark about the future of relationship between the capitalism and globalization. It was not for the first time capitalism witnessed crisis and people questioned the model of capitalism lead globalization. There has been long history of crisis in capitalism, and the world witnessed economic depressions of the 1929 to 2033, and in the last 25 years the world has also witnessed the following crises like internet bubble burst 2001, and European countries like Portugal, Spain, Greece also witnessed crisis in 2016, South Asian crisis 1997, economic meltdown in USA 2009. Okay, so people are predicting different types of future for this relationship. Marxist scholars are thinking about the demise of capitalism lead globalization. On the other hand, we see that people like Amar Sen, Joseph Stiglitz talking about change and a necessity to change present form of globalization. Joseph Stiglitz is suggesting that the necessity of structure of globalization and global financial system also, and he is talking about linking growth with justice. If we develop country do not change, then their strategies, then he feels that process of globalization will be enter into danger stage. Okay, and Amar Sen in his article Tilted Capitalism Beyond Crisis argued that we need to revive the lost spirit of capitalism. Capitalism is not the pursuit of wealth as thought by the Karl Marx, and but it is linked with the ethics of protectionism. However, at the same time, we do not have neoliberal and do not see any crisis in capitalism. जैसे scholars like Paul Krugman believe that crisis emerge from the global imbalance which needs to correct, and once the imbalance is correct then capitalism will be again move on the march. मतलब जब भी कैपिटलिज्म आता है तो वो इम्बैलेंस हो जाता है, पर जब इम्बैलेंस अगर सही हो जाए तो वो फिर से ही कैपिटलिज्म अपने जो रास्ता है उस पर चलने लगता है। एंड देखो 2009 में अगर हम देखें एग्जांपल, फाइनेंशियल मेल्टडाउन हुआ था यूएसए में ग्लोबल इम्बैलेंस की वजह से, एंड जहाँ पे सरप्लस था चाइना में, और देखो डेफिशिएट में था जैसे यूएसए। ओके, since US economy hold fundamental position in global economy, hence crisis of US economy impacted other countries and leading to the uh, global financial crisis, and it was also basically a regulatory failure. It shows that the problem does not lie with capitalism, rather it lies with the way and it is being managed, and it requires restructuring. Okay, मतलब जैसे अगर हम देखें तो जो हमारे कर्कमैन है उन्होंने बोला इस चीज़ के बारे में बताया कैपिटलिज्म के बारे में। ओके, तो वन सेकेंड, यहाँ पाउल क्रुगमैन उन्होंने बताया था क्राइसिस के बारे में कि इम्बैलेंस हो जाता है। तो कैपिटलिज्म है ना, एक टाइम के लिए एक तरीके से जैसे हो जाता है ना कि थोड़े टाइम के लिए ऊपर नीचे या भटक जाना, वही चीज़ हो जाता है। फिर उसके बाद जब करेक्ट हो जाएगा, मतलब जो इम्बैलेंस है उस एकदम जो रीबैलेंस हो जाएगा, तो फिर से वो मूव करने लगेगा ग्लोबलाइजेशन कैपिटलिज्म। एंड एवब एनालिसिस लीड अस टू द कंक्लूजन दैट ग्लोबलाइजेशन नीड टू रिफॉर्म. It is believed that if globalization is truly global, then it is benefited countries for the third world countries as well, है ना, जैसे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज हैं। एंड देखो जो सजेशन देखें तो इक्विटी एंड जस्टिस होनी चाहिए थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, मतलब
अगर हम सेशन देखें ग्लोबलाइजेशन कैपिटलिज्म को बेटर करने का, तो इक्विटी एंड जस्टिस भी होना चाहिए थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लिए। रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए किन के फेवर में, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के फेवर में। ग्लोबलाइजेशन है ना, एक मोरल पर्पस होना चाहिए, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ पुअर है ना थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में। तो जैसे हमने देखा जो जोसेफ स्टिग्लिन ने कुछ ग्लोबलाइजेशन पे मोर इफेक्टिव सजेशन दिए। प्रमोशन ऑफ ग्लोबल गुड दैट लीड इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, रिस्टोरिंग बैलेंस इन रोल ऑफ स्टेट मार्केट, redistribution of global surplus to strengthening least developed countries, also protection of poor in both developed and developing countries, and formation of global reserve system, global financial regulatory authority। तो होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।